नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबारी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद वो अब कंधे झुका कर आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा उपराज्यपाल हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे। जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। जी हाँ, बता दें कश्मीर में कांग्रेस का चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बड़े बड़े बयान दिए हैं और पीएम मोदी को लेकर भी काफी बातें वो करते नजर आए हैं, जो अब आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और उनका ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी का मिशन कश्मीर को लेकर ये दौरे पे दौरा जारी है। बता दें आगामी चुनाव को लेकर हर तरफ जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं कश्मीर में कांग्रेस का चुनावी बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे। जी हाँ, बता दें राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद अब वो कंधे झुका कर आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा उपराज्यपाल हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य यहाँ पर बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है। जी अब बता दें कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी दौर जारी है, जिसको लेकर मिशन कश्मीर को लेकर कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें की है, जिसका वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शहबाज खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शहबाज जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है, 3 फेज का चुनाव, क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की चुनावी बातें यहाँ पर बीजेपी के लिए खरी खोटी साबित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि जिसके जो इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान किया और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, क्योंकि और इन चुनाव के दरमियान ही जब ऐलान हुआ उसके बाद कांग्रेस ने वहां पर राजनीतिक गतिविधियां अपनी तेज़ कर दी थी। उसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और ये एक कांग्रेस का जो डेलीगेशन था जम्मू कश्मीर पहुंचा था और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जो कवायद थी उसको तेज़ किया गया था और सीट शेयरिंग और सीट फॉर्मूलों को लेकर जम्मू कश्मीर में एक
एक वार्तालाप हुई थी और लंबी वार्तालाप के बाद JKNC वहाँ जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उससे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनता है और दोनों ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव हराने का जो संकल्प है दोनों पार्टियों ने मिलकर लिया है। जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी रामबन की रैली में ये भी कहते नजर आए हैं कि देश में भाजपा और RSS के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी लगातार जितनी भी रैलियां इस बीच कर रहे हैं उनके सीधा तौर पर निशाना भारतीय जनता पार्टी और RSS को लेकर तमाम तरीके के वो सवाल जो है लगातार पूछ रहे हैं और जाति जनगणना की जो बात लगातार राहुल गांधी करते चले आ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने RSS को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने घसीटा था और ये बोला था कि जाति जनगणना की जो नहीं कराना चाहता है कहीं ना कहीं BJP जो है वो RSS के कहीं ना कहीं प्रेशर में है, इस वजह से जो है जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। तो लगातार राहुल गांधी जो है वो RSS को भी निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज चुनावी रैली या कहिए चुनावी रैली का जो आगाज है वो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में किया और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य दर्जे की उन्होंने जो है डिमांड रखी है। वहां पर तमाम तरीके के बड़े बड़े वादे रैली में आज राहुल गांधी ने किए हैं, जिसको लेकर BJP खेमे में कहीं ना कहीं हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। जी, साथ ही में वो ये भी कहते नजर आए हैं कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया है और इसे हमारी सरकार अगर आती है तो इसे हम वापस दिलाएंगे। तो क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी बातें हैं या इस पर भविष्य में कुछ काम हो सकता है अगर राहुल गांधी की सरकार आती? देखिए, चुनावी आप ये कह लीजिए जो अपने लेकर आते हैं कि चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद घोषणाएं जो होती हैं वो क्या करने वाले हैं, पार्टी एक रूपरेखा तैयार करती है और इसको लेकर स्टेटहुड वाली जो पहचान की बात आज राहुल गांधी ने आज चुनावी रैली में की है। तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आने वाला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य की पहचान एक सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ कश्मीरियों को अगर देखा दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो बेरोजगारी है। वहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। कश्मीरी युवा जितने भी हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने को देखे जाते हैं और तमाम ऐसे मौके पड़े हैं जहां बेरोजगारी हमेशा से एक मुद्दा बनी है, चाहे वो हरियाणा की चुनाव की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात की जाए। दोनों राज्यों में चुनाव है और दोनों राज्यों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है और इस बार देखना ये होगा कि युवा जो है वो किस पार्टी को चुनते हैं। जी, ये तो हो गई राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं उसकी बात। अगर हम बात करें वहां की जनता की तो जम्मू कश्मीर का अभी क्या माहौल है, क्या कह सकते हैं इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको खास नाराज़गी अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर और कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ा होने के चलते जम्मू कश्मीर में दो अहम मुद्दे बन जाते हैं और स्टेटहुड की जो पहचान जो राहुल गांधी ने की वो एक मुद्दा अलग है। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और विकास की है जो जम्मू कश्मीर के युवा चाह रहे हैं और ऐसी मुख्य धारा में राहुल गांधी आज जाते हैं और आज रैली करते हैं और रैली के दौरान उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर BJP को घेरा और RSS को भी निशाने पर लिया। लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में BJP और RSS पर निशाना जरूर साध रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर कह सकते, देखना होगा कि राहुल गांधी कितना वहां की जनता को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद शहबाज खान जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई एक बार फिर बुलडोजर पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बता दें कि किसपा चीफ का ये रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। वहीं इस बयान पर CM योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाई के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग।
स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए, जिसके पास बुलडोजर जैसी क्षमता होती है। बता दें, केवल वही बुलडोजर चला सकता है, कहते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई एक बार फिर बुलडोजर पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उवैस, जिस तरह से जंग छिड़ गई है बुलडोजर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से आया था, बुलडोजर, उनका ये कहना यह था कि बुलडोजर एक्शन गलत है, कहीं ना कहीं तब से ही ये लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ जहां अखिलेश ने बुलडोजर को गलत बताया है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब अखिलेश पर वार किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल तरीके से बुलडोजर पर राजनीति हो रही थी और उसमें जो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो बुलडोजर है, इसके बुलडोजर चलाने के लिए जो है दिल और दिमाग होना चाहिए। और तमाम जो जिस तरीके से बुलडोजर की बात सामने निकल कर आ रही थी, उससे साफ तौर पे ये उन्हीं ने कहा था कि जो बुलडोजर है, अगर मेरी सरकार आई तो ये बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो जिस तरीके से देखिए, जो विपक्ष है लगातार जो अखिलेश यादव है और तमाम तरीके से इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और जो विपक्ष है वो बुलडोजर को लेकर इस बात को उन्हीं ने कहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये जो राजनीति है, ये जो विपक्ष है वो बुलडोजर को लेकर जो है सवाल उठा रही है, जिसके बाद जो है तमाम तरीके के बयान आए हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव ये कहते आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है, सपा की सरकार बनेगी और बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। कह सकते हैं कि तभी से ये घमासान शुरू हुआ और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस टिप्पणी से आहत हुए हैं। क्या कह सकते हैं हम ये? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आहत तो होंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष बयान कर रहा है उसके बाद जो तमाम तरीके के जो सवाल खड़े कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बुलडोजर को लेकर, तो उसके बाद जो है विपक्ष ने तमाम तरीके से इसको मुद्दा बना लिया, राजनीतिक मुद्दा। तो अखिलेश यादव का बयान है, अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि मैं भैया अगर आ गया तो इस बार तो मैं जो बुलडोजर का रुख है मैं जो गोरखपुर की तरफ मोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष है वो जरूर इस बात को जो है मुद्दा बना रहा है, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें इनको फायदा हो। जी देखिए उवैस, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस वक्त के जो रिजल्ट आए थे, जाहिर तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अभी तक कह सकते हैं कि उनके अखिलेश यादव के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे, क्योंकि वो ये भी कहते नजर आए हैं कि जब से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, ना वो खुद सो रहे हैं, ना ही अफसरों को सोने दे रहे। उवैस, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताते हैं कि जब से जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव के जो नतीजे आए थे लोकसभा में, उसका उत्तर प्रदेश जो है वो काफी बढ़त रही, और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और जो कांग्रेस का गठबंधन जो इनकी थी अलायंस, उसमें जो है सीटें ज्यादा आई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये जो है अखिलेश यादव का जो ये इस बार जो बढ़त हुई है, उसके बाद तमाम तरीके से ये बयान देना इन्हीं ने चालू कर दिया है। और जो बीजेपी है, बीजेपी पे इन्हीं ने जो कहा है कि अफसरों की खुद और अफसरों की नींद जो है खराब करने वाली बात, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर ये अभी जो है कॉन्फिडेंस में है।
क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें इनकी बढ़त हुई थी। उसके बाद इनका जो अखिलेश यादव को जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं देखा जाए कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया है। तो इसी को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, कभी बुलडोजर तो कभी कुछ, तो कभी नींद नहीं खुल रही है। तो तमाम तरीके के जो ये मुद्दे हैं ये विपक्ष उठा रही है ताकि जो आने वाला चुनाव है इसको उसमें फायदा मिले। जी बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। सभी पार्टियां रणनीति बनाने और कैंडिडेट का नाम फाइनल करने में जुटी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 की तरह इस बार भी कई स्पोर्ट पर्सन अपनी सियासी पारी का आगाज करते दिखेंगे। चर्चित पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बुधवार को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके साथ ही अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट का नाम कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची में आ सकता है। कांग्रेस जल्द ही ये सूची जारी करने वाली है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को है। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 खिलाड़ी सियासी दंगल में उतरे थे। इनके नाम थे पहलवान बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह। इन तीनों खिलाड़ियों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत केवल संदीप सिंह को मिली थी। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त अपने ही डेब्यू टक्कर में कामयाब नहीं हो सके। माना यह जा रहा कि ये तीनों नेता इस बार भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से राहुल गांधी विनेश और पूनिया से मिले हैं, क्या लगता है इनके भी कांग्रेस की लिस्ट में आने की है खबर? आज बोले सबके पत्ती बात कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो चुनाव है तो चुनाव के दौरान आज की बात करें तो आज राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई। मुलाकात का मायने अगर देखा जाए तो मुलाकात का मायने ये निकाला जा रहा है कि जो विनेश फोगाट है वो कांग्रेस से चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि विनेश के साथ साथ में खबर आ रही है कि विनेश के साथ साथ में बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज जिस तरीके से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है तो कहीं कहीं देखा जाए तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का नाम सामने आ रहा है। और 5 अक्टूबर को चुनाव है। जाहिर सी बात है विधानसभा का हरियाणा में तो दोनों पहलवान अगर देखा जाए तो इस तरीके से विनेश फोगाट कुश्ती में चैंपियनशिप हासिल की है। कुश्ती में तमाम सारे मेडल लेकर जीत कर आई है भारत के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार कुश्ती के साथ साथ में राजनीति में भी अपना हाथ आजमाने के लिए विनेश फोगाट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाली है और कांग्रेस के पक्ष में वो चुनाव चाहती है। देखिए, विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना और हाल ही में जिस तरह से विनेश फोगाट का पूरा समर्थन देशवासियों ने किया था, क्या लगता है कांग्रेस की बढ़त बनती हुई यहाँ पर? राजेश, बिल्कुल, जब अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की बढ़त जो है बिल्कुल कांग्रेस हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा के किसान लगातार धरने पर हैं, उसके साथ साथ में 900 किसानों की मौत हो चुकी है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि अभी अगर बात करें हाल में जिस तरीके से कंगना रनौत ने बयान दिया किसानों को लेकर, किसानों को रेपिस्ट बताया था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त दिला सकते हैं। जी, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सभी की नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो संभावित गठबंधन पर भी बनी हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब अगर बात करें गठबंधन की तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज आपको बता दें कि कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ मिला रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं न कहीं ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से किसान हरियाणा के किसान धरने पर है, कहीं न कहीं
उनका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार किसानों से मिलते हैं, जमीनी तौर पर उनसे मिले हैं, उनके साथ खाना भी खाया है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर किसानों का कहीं ना कहीं समर्थन, और अब तो पहलवान भी राहुल गांधी के साथ हो गए। राजेश कुमार, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पार्टी विधायकों, सांसदों और नेताओं की मेगा मीटिंग बुला ली है, तो वही तेजस्वी यादव पिछला प्रयोग दोहराने की कोशिश में है। इस बार भी बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। आरजेडी ने 2025 चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की रणनीति पर अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 17 सितंबर तक चलनी है। तेजस्वी इस दौरान उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के साथ ही दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी भी जाएंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव हर जिले में 2 दिन रहेंगे और आरजेडी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों से संवाद भी करेंगे। आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी की जनसभा का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जी हाँ, बता दें, चुनावी जिस तरह से यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही, जी आप देखना ये होगा कि इस बार बिहार में किसका जोर चलेगा, क्योंकि चुनावी लड़ाई यहाँ पर जारी है। तेजस्वी यहाँ पर फिर से वही यात्रा दोहराने वाले हैं। देखना ये होगा कि बिहार में इस बार किसका जोर चलने वाला है। बता दें, इस बार भी बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। आरजेडी ने 2025 चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की रणनीति पर अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखना ये होगा कि इस आभार यात्रा में कौन कौन लोग उनके साथ शामिल होंगे और इस आभार यात्रा का आगामी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से शहबाज खान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जिस तरह से चुनावी लड़ाई यहाँ पर जोरों पर है और यहाँ पर यात्राएं हो रही हैं और अगले साल बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर देखिए यहाँ पर यात्रा हो रही है और मीटिंग चल रही है। क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा ज़ेबा कि बिहार में अभी से चुनावी गतिविधियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस बार 2025 में चुनाव बिहार में होना है और बिहार में एक साल पहले से ही अभी आरजेडी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी मीटिंग का ऐलान किया और उसमें अपने जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, विधान परिषद के जितने सदस्य हैं, उन सभी लोगों को आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बुलाया था और मीटिंग की थी। और उनसे मीटिंग के दौरान उन्होंने आगामी चुनाव पर जो है चर्चा की और चर्चा के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जुट जाने के जो है वो आरजेडी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। जी अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो पिछली बार की तरह इस बार भी वो बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में क्या कुछ रणनीति बन सकती है या कौन कौन लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली थी और यात्रा का जो कहते हैं यात्राएं जो हैं वो तकदीर बदल देती हैं और वो सेम टू सेम तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ था। तेजस्वी यादव ने अपने लिए जो ज़मीन तैयार करी थी वो कहीं ना कहीं उसमें यात्रा का बहुत बड़ा रोल रहा था। उसके बाद से जो चुनाव हुआ तो चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन की एक जो है अपने गठबंधन साथियों के साथ एक जो है सरकार बनाई थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद से ही उनकी गवर्नमेंट चली गई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि यात्रा के चलते ही और यात्रा से ही उनको जो है वो जनाधार मिला था और उनके साथ वोट बैंक भी जुड़ा था। क्योंकि तेजस्वी यादव जब उस समय यात्रा कर रहे थे तो जैसे कि राहुल गांधी ने यात्रा करी थी
कि नीचे तबकों के साथ और जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं उनके साथ जाकर बातचीत करना सेम वैसे ही तेजस्वी यादव भी करते हुए नजर आ रहे थे। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने यात्रा पर अपना जो है एक यात्रा वाला फिर से एक कार्ड खेला है और यात्रा 10 तारीख से यानी कि आगामी 10 सितंबर से निकाली जाएगी और ये एक आभार यात्रा के नाम से आरजेडी ये यात्रा को निकालेगी और ये यात्रा करीब 7 दिन चलेगी और 4 अन्य जिलों में करीब जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ उन जिलों के जिन जिलों में इनकी यात्रा जाएगी वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी मुलाकात होगी ताकि चुनावी तैयारियां क्या हैं, क्या चल रही हैं, इसकी समीक्षा जो है वो जमीनी तौर पर की जा सके। बिहार की वोट बैंक की अगर हम बात करें शाहबाज, तो उसमें इस वक्त का अपडेट अगर हम जानना चाहें कि जनता किस मूड में है, जनता की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी चुनाव में काफ़ी समय है, अभी पूरा 1 साल का वक्त है और जनता का मन किस वक्त किस तरफ चला जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस बार नीतीश बनाम तेजस्वी यादव देखने को मिलेगा फिर से, क्योंकि जो पिछले चुनाव में रहा था नतीजा वैसे ही इस बार तेजस्वी यादव टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं। और लेकिन जनता का रुख अभी किस तरफ है यह भी कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पूरा 1 साल बचा है। जनता किस तरफ जाती है क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के भी आसार हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और एक बड़ी दमदारी के साथ उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है वो टिकट देकर ये कहीं ना कहीं बिहार से एक बड़ा संदेश दिया है। अल्पसंख्यक वाला जो कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ भी, और प्रशांत किशोर जो है अगर सीट नहीं भी जीतते हैं या कहीं 19-20 रहते हैं तो ये आरजेडी बेस और नीतीश कुमार के दोनों के वोट बैंक, क्योंकि दोनों ही नेता जो है अल्पसंख्यक की जो है राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो एक मास्टर कार्ड खेलते हुए बिहार की राजनीति में देखे जाने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में। जी बहुत धन्यवाद शहबाज खान जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।